जो इस तरीके की जॉब्स होती है ना, इस तरीके की जॉब्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी दो तरीके की होती है। एक तरीके की जॉब्स होती है जिसमें आपको ना पब्लिक डील करना है। पब्लिक डीलिंग में सिविल सर्विसेज होता है, तो उसमें सरदर्दी बहुत सारी होती है। समझ ना, आप आईपीएस में हो गए या पीसीएस में हो रखे हैं, तो आपको पब्लिक से डील करना है। भीड़ भड़के में कल देखे वैसे चो क्या बोल रहे थे कि इन जाहिलों को देखो, ये तो मार डालेंगे पढ़े लिखे आदमी को। जो संभल में हुआ है दंगा, देखिए संगल राइट्स हुए हैं, तो संभल में जो एसएचओ वहाँ का था, सीओ बंदा था जो पीसीएस था, वो क्या स्टेटमेंट दिया है। दिक्कत क्या है पता, अब वो गया है वहाँ पे, एक राइट्स हो रहे हैं, राइट्स में पुलिस के साथ में बंदा गया, और वहाँ पे सामने से पत्थर फेंके जा रहे हैं। कहीं लग गया तुमको, गोली चली, देखे 4 बंदे मर गए, गोली बाई चांस फायर हुआ, तुम निपट गए, कहानी खत्म। ये पब्लिक डीलिंग की एक जॉब होती है। और दूसरी होती है ऑफिस जॉब। तो ये वाली जो जॉब होती है ऑफिस जॉब होती है, समझ गए। तो इस तरीके की जॉब क्लास 1 में भी आपको अगर 9 से 5 की नौकरी मिल जाए फिर तो बढ़िया ही बढ़िया है। कुछ कर, लड़कियों के लिए सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है या तो ये, या बीईओ जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बता रहा था मैं बीएड वालों के लिए, या फिर एक और जॉब बताई थी मैंने, आरओ। यह ऑफिस की जॉब है, 9 से 5 की नौकरी करिए, बाकी आराम से घर बैठे टेंशन फ्री। क्योंकि 5 बजे के बाद क्या होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन डीएम को मतलब है। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? डीएम की 24 घंटे की नौकरी आपकी नहीं, आपको फिर जब मॉर्निंग में अगले दिन 9 AM ऑफिस खुलेगा तो आपका काम शुरू होगा। फर्क समझ में आ रहा? तो इस तरीके की जॉब्स गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, सारी नौकरी की तैयारी के चक्कर में ना पड़ना कि सब कुछ पढ़ लें, ऐसा नहीं होता। आप 3 4 5 अपनी जॉब छांट लो और उसकी लग के तैयारी करो। बात समझ रहे हो? किसी भी एक, किसी की भी लग जाओ, पीसीएस है पीसीएस लग जाओ, किसी एक या दो में, ऐसा नहीं कि लड़िया पर ये भी कुछ नहीं होगा। फिर उससे अच्छा 3 4 पकड़ लो, और खास करके स्पेशलाइजेशन वाली पकड़ लो। जैसे जिनका बीएड, उनके लिए सबसे अच्छी क्या बीओ की है, क्योंकि उसमें अच्छी बात है केवल बीएड वाले दे सकते, बाकी दे नहीं सकता कोई। तो आप पहली चीज है, कम से कम 90% फाइट से सीधे बाहर हो गए। 10% में आपकी फाइट हो रही कि नहीं हो रही है। अब इसमें सीधी बात इस तरीके की मैंने आपको बता, अब इसमें आधे से लोग, ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होती है कब आई कब निकल गई, जॉब नहीं पता चलती। आप देखना जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो इसका नोटिफिकेशन अलग से नहीं आता है। यूपीएससी एक नोटिफिकेशन देता है नॉर्मली, जैसे हर साल यूपीएससी में 50 तरह की भर्ती होती रहती होंगी, उसी 50 भर्ती के ऐड में 10 15 अलग इसकी जॉब, 10 15 इसकी, 10 15 इसकी, 10 15 उसी में नीचे देगा 200 असिस्टेंट कमिश्नर। एक ही नोटिफिकेशन, समझ में आया? एक अलग से नोटिफिकेशन नहीं देता इसका। तो डिफरेंस समझ में आ रहा? आधों को पता ही चले कब आई कब निकल गई, समझ रहे हो? तो ये वही बात है, ऑब्वियस है, जब टच में रहते हैं चीज़ों को लेकर के। तो अभी जैसे कल यूपीएससी में बात चल रही थी कहीं कुछ चीज़ को लेकर के, तो जब वहाँ पे कुछ मैंने बोला ना खिच 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 कुछ होती है वहाँ पे, तो खबर आ जाती मेरे तक। तो वही खबर जो मेरे पास आई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे यूपीपीएससी में होने लगे कुछ भी, मतलब क्या गुप्त सूत्र सुने हो, तो अपने बहुत हैं गुप्त सूत्र यूपीएससी में पीएससी में। तो वो लोग बता देते हैं कि सर ऐसा कुछ आ रहा है, तो बता दीजिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब दो चीज़ें होती हैं, या तो कुछ बच्चे वेट करते हैं, तो वेट करते रहिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो कर ही लेंगे। या फिर दूसरे होते हैं जो चालू हो जाते हैं, क्योंकि नोटिस भाई रिली जॉब तो आनी ही है। ऐसा तो नहीं कि अगले साल से गवर्नमेंट जॉब बंद कर रही, कोई नौकरी नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जॉब तो आएगी, तो आप अपना चुप मार के करते रहिए भैया, ठीक है? तो लेबर लॉ क्या होता है, थोड़ा बहुत गूगल घर पे दे, अच्छा लेबर लॉ लिखते हैं इंडिया में क्या होता है, नहीं होता, लगे हाँ थोड़ा 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 पढ़ते चलो, प्रिंट आउट तो मिल ही जाएंगे। प्रिंट आउट तो आपके एकेडमी की ड्यूटी होती है, एक आपकी अपनी ड्यूटी क्या होती है, ला थोड़ा सा हम भी पढ़ लेते हैं। बात समझ रहे हो? तो सिंसियरिटी वाली बात कर रहा हूँ मैं आपसे। चलो, क्या था, अच्छा लेबर वाली बात से आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म। सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के लिए क्या रिफॉर्म थे? सोशल वेलफेयर में लिख लो, लिक्वर बैन, लिक्वर बैन। नेक्स्ट, हरिजन रिफॉर्म। हरिजन रिफॉर्म कुछ याद है? हरिजन लोगों को, हरिजन की कहानी सब पूरी है लास्ट लेक्चर का। तो हरिजन में था, इसमें मेन जो रिफॉर्म हरिजन लोग चाहते थे वो था टेम्पल एंट्री। तो लिख लो टेम्पल एंट्री। नेक्स्ट, फोकस ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट, खादी। नेक्स्ट, स्वदेशी प्रमोशन। स्वदेशी प्रमोशन, स्वदेशी का प्रमोशन। और यहीं पे ध्यान रखना, 1938 में, ये हम लोग इकोनॉमी का पोर्शन होता है, 1938 में एक बनता है विच इज कॉल्ड राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमिटी। नोट कर लेना, ये इंडिया में प्लानिंग की सबसे पहला वर्क है। प्लानिंग आप सुनते हैं, प्लानिंग कमीशन सुना होगा, उसकी जगह अभी क्या आ गया है, नीति आयोग में भी आप सुने होंगे। तो जो नीति आयोग का काम होता है वो क्या बनाता है, प्लान। तो पहले 5 5 ईयर के प्लान बनते थे ना। तो जो अगर कभी भी पूछे भारत में पहला प्लान किसने बनाया था, तो वो ये है 38 में, बाई सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये पहला वर्क है इंडिया। जैसे मैंने बताया था एफआर का पहला था नेहरू रिपोर्ट, याद आ रहा लेक्चर, सेम।
चलो, तो ये सारे आपके काम रहे किसके, इलेक्शन के बाद। अब आओ इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या रही, तो इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंस लिखो। नंबर 1, इंडियन नीड्स होम रूल। भारत को होम रूल चाहिए, ये चीज पता चल गई कि हम अगर हमें गवर्नमेंट मिल जाती है तो हम होम रूल कर सकते हैं आसानी से। दूसरा, सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट जरूरी है। इस गवर्नमेंट बनने से पता चल गया अच्छा हमारी गवर्नमेंट अगर बनेगी तो ऐसा करेंगे। थर्ड, स्टॉप द कम्युनल वायलेंस। नेक्स्ट, decreasement in the confidence of British, decreasement in the confidence of British bureaucracy। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के कॉन्फिडेंस में डिक्रीजमेंट हुआ। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करके लिखिए नोट, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। दीज गवर्नमेंट्स elected for 4 year, these governments elected for 4 year, elected for 4 year, but resigned after 28 month, resigned after 28 month, 28 महीने बाद ही क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। मतलब कैसे साल चली, अप्रॉक्स 2.5 साल, 2.5 साल, 2.25 साल, और कुछ, फिर मैथ की बात आ गई। 28, 2 साल 4 महीने, 2.25 साल हुए पक्का, तो फिर तो 2.25 तो नहीं हुए ना, 2 साल 3 महीने 2.25 साल हुए ना, तो 2 साल 4 महीने है ना, बिल्कुल। तो 2 साल और 4 मंथ, इतने दिन की कायदे में कितने दिन के लिए सिलेक्ट हुए थे, 4 साल मतलब 48 मंथ, ठीक है। तो 48 महीने के लिए सिलेक्ट हुए थे, बट आपके 28 महीने में ही हो गया, उसके पीछे का कुछ रीजन था, तो लिखिए, अच्छा नोट करके लिए, ये 28 महीने याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही उसका शासन कितने दिन तक चला, तो सीधी सीधा 28 महीने आपका शासन चलता है, ठीक है। क्यों रिजाइन किया था, उसके पीछे का मतलब यही लिख लो, मैं लिखा लो रीजन, रीजन फॉर रेजिग्नेशन लिख लो। रीजंस क्या था, बेसिकली कुछ कहानी ऐसी थी, 1939 में स्टार्ट हुआ था, पता होगा थोड़ा बहुत आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें 2 आपके थे, एक थे एक्सेस, दूसरे सुने हो, तो जो एक्सेस और एलाइज थे इसमें ग्रुप बना हुआ था। इस ग्रुप में कौन कौन था, इसमें थे आपके फ्रांस, इटली और जर्मनी, वो हाँ इसी में ऐड कर लेना। इसमें कौन थे आपके, अरे फ्रांस कह रहा हूं मैं, हाँ बहुत फुटकर वाले, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए बाद में ऐड, खैर वो छोड़, ये आपका ग्रुप है। तो इस ग्रुप में बेसिकली देख रहे होंगे जापान, इटली और जर्मनी वाला पोर्शन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारा पोर्शन, यूरोप में लड़ाई लड़ी आ रही है ना, बट इसमें देखो यहां पे एक नाम आया, वो नाम है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन बेसिकली इस वॉर में जब इन्वॉल्व हुआ तो उसने इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना होगी, उस आर्मी को लड़ने के लिए भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं, इंडियन आर्मी को लड़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत थी, बट पॉइंट ये था कि इंडियन आर्मी को भेजना, कम से कम इंडियन जो गवर्नमेंट है उससे पूछ तो लो। और उस समय इंडियन गवर्नमेंट में मेजॉरिटी किसकी थी, पीछे देखो ना किसकी थी, आईएनसी की। तो कांग्रेस को यह बुरा लगा, देखो यहां पे ना फिर सच्चाई समझ में आ गई कांग्रेस को कि भैया हमारी औकात कुछ नहीं है। कहने के लिए गवर्नमेंट तो आपने बनवा दी हमारी, लेकिन अल्टीमेटली मेरी आर्मी को भेजने से पहले आपसे पूछा नहीं जा रहा है। सिंपली बात है, आपके घर में कोई डिसीजन है, उस डिसीजन को बोला गया कि नहीं आप ही सब कुछ, आप ही सब कुछ है, और आपसे बिना कुछ पूछे आपकी बहन की शादी तय कर दी गई। तो आपको समझ में आया क्या हिसाब किताब हुआ, तो आपको कुछ क्या लगा,
क्या अंदर से लगेगा? धोखा। ऑब्वियस धोखा लगेगा ही, बुरा भी लगेगा, साहब ये तो गलत हो गया मेरे साथ। सेम कहानी थी जब इंडियन गवर्नमेंट, ऑब्वियस बात है 80% गवर्नमेंट किसके हाथ में थी? आईएनसी के हाथ में। तो जब इंडियन आर्मी को भेजना था, तो भेजना नहीं भेजना अलग बात है, बट पूछना तो बनता था। तो जब आपने पूछा नहीं, तो इसका सीधा मतलब ये निकला कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट हम चला रहे हैं, ये केवल क्या हो रहा है? जस्ट शो ऑफ, दिखावा हो रहा है खाली। क्योंकि असली वैल्यू जो है डिसीजन किसके हाथ में अभी भी है? ब्रिटेन के हाथ में। तो क्या मतलब रह गया फिर इस चीज का? हमें लग रहा था कि हम 11 में से 8 स्टेट में गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो अब इंडिया के मालिक हम हो गए, ऐसा ही तो लगा हमें। लेकिन हमारी गलतफहमी 28 महीने बाद दूर होगी। कब? जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। तो जैसे हमें इस चीज का पता चला, तो फिर जितनी गवर्नमेंट थी सबने क्या बोल दिया? हिसाब नहीं। अब इलेक्शन मतलब जो भी होगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, अब कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और अब जो बात की जाएगी वो क्या होगी? खत्म। पीछे भी ऐसी बात मैंने बताई थी आपको कि ऐसा हुआ था, खत्म। बट फिर भी होता ना लास्ट चांस। इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, इसके बाद ये फाइनल है। अब या तो होगा या तो नहीं होगा। इसीलिए गांधी जी का प्रपोजल आता है, करो या मरो, या तो डू और डाई, यही निकल के आएगा आगे। क्लियर हुआ? तो ये था रीजन। की रीजन में क्या, क्योंकि 28 महीने बाद क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया। तो कॉन्सेप्ट समझ गए? बिकॉज बिना, लिख लीजिए चीज को, विदाउट द परमिशन ऑफ कॉमन गवर्नमेंट। चीज को एक बार लिख लीजिए, जो भी लिखना हो, एक्सेस अलाइड वाला। इंपॉर्टेंट है डिसीजन की क्यों हमने वापस लिया। हो गया? समझ गया कॉन्सेप्ट? चलो अब हेडिंग डालो, हटाओ इसको, लिखो लास्ट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। लास्ट फेज में हम लोग आ चुके हैं फ्रीडम स्ट्रगल के। जो अब तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी उसके लास्ट फेज में पहुंच गया। तो ये हम कब, लगभग कितना टाइम है पहुंच गए ईयर वाइज? 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट है। तो 39 से हम आजाद कब हुए? 47 में। तो ये 8 साल का इतिहास अब आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखो 39 टू 47, 1939 टू 47, लास्ट फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल। इसको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है, लिखो वर्ल्ड वॉर। यहां पढ़ाना नहीं, वर्ल्ड वॉर उसमें करेंगे, बट वर्ल्ड वॉर एक आइडिया दे दो। लिखो वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर में आपको थोड़ा सा बस एक आइडिया दे दूं। 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 ये वो दिन था वर्ल्ड वॉर जिस दिन स्टार्ट होता है। 1 सितंबर 1939 किसने किसके ऊपर अटैक किया था? वारसा मतलब पोलैंड। किसने? जर्मनी ने। तो लिखिए जर्मनी अटैक्ड पोलैंड, जर्मनी अटैक्ड पोलैंड। ये वो दिन था जिस दिन वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेड थे कि वर्ल्ड वॉर फिर होने जा रही है, नहीं हुआ, बड़ी समस्या होगी उन लोगों के, पानी फिर गया, माहौली वर्ल्ड वॉर हुई नहीं। क्योंकि कल सीज फायर हो गया, देखा होगा, हमास और उसके बीच में ना, मतलब लेबनान और उसके बीच में, इसराइल के बीच सीज फायर हो गया। ये चलता चलेगा। थ्रेट क्या है? वो तो बस ट्रम्प के बनने भर की देर हो रही है, वो ट्रम्प की कहानी है। ट्रम्प जहां बनेगा मैटर हो जाएगा थोड़ा सा नॉर्मलाइज, वो जाते जाते हो रहा है। देखो दो स्टेट अगर आपस में हो, तो वो दो स्टेट आपस में वॉर में जब तक नाटो इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। यूक्रेन नाटो के लिए कह रहा है कि नाटो को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं होगी, उसके लिए नहीं होना। इजराइल को लेकर के देखो क्या होता है ना, जब एक जगह लड़ाई के बीच में सीज फायर हो जाता है, तो दूसरी जगह जो लड़ाई हो रही है वहां पे ऑप्शन खुल जाता है कि जब इतनी बड़ी लड़ाई को लेकर के हम शांत हो सकते हैं, तो आप भी, होता ना एक मैटर के, अगर वो शांत हो गए तो आप क्यों नहीं हो रहे हो? तो ये एक मैटर की पॉसिबिलिटी हो जाती है। यही तो रीजन था शेयर मार्केट खाल। देखो क्या हुआ आज का शेयर मार्केट की बात आपसे कर दी हमने। पता शेयर मार्केट 1200 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया, तो 400 पॉइंट निफ्टी गिरी, मॉल हुआ चीज को लेकर के। ठीक है, इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, वो आगे जानेंगे। खैर शेयर मार्केट में मतलब हो तब जानना, नहीं तो फालतू शेयर मार्केट, इंटरेस्टेड हो नहीं शेयर मार्केट में तुम लोग। शेयर मार्केट जानते हो ना क्या होता है? बहुत है, लिखो। ये हुआ 39 में अटैक हुआ। 3 सितंबर, 3 सितंबर वर्ल्ड वॉर अनाउंस्ड। 3 सितंबर को वर्ल्ड वॉर अनाउंस हुआ। यहां तक तो सब सही था, बट लिखो विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन लीडरशिप,
विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन लीडरशिप या विदाउट द सजेशन ऑफ इंडियन लीडरशिप, इंडियन आर्मी इन्वॉल्व्ड, इंडियन आर्मी इन्वॉल्व, बिना इंडियन लीडरशिप से पूछे इंडियन आर्मी को इन्वॉल्व कर लिया। रीजन आप पीछे जा नहीं रहे सारी चीजें। नेक्स्ट, जून 1941, जून 1941, अभी तक ये जो लड़ाई लड़ रही थी, कहां की लड़ाई थी? यूरोप की लड़ाई है ना। देखो ये जो लड़ाई जरूरी चीज है, थोड़ा इवेंट ध्यान से समझ लो। इस इवेंट में मतलब जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी, ये वर्ल्ड वॉर आपकी कहां कहां पे हो रही थी? ये है आपका यूरोप का पोर्शन है, यहीं पे आपको जर्मनी फ्रांस ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं ऐसा आपको दिखेगा नहीं, सब बड़े वाले ही। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये जर्मनी और यहीं पर है, ठीक है। ये यूके है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी अगल बगल में, ये ठीक है। तो यहां की आपस की लड़ाई हो रही, तो किसने अटैक किया था? जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, काम खत्म था। यहां तक तो सही था, लेकिन कहानी इसके आगे कब बिगड़ती है? इसके आगे बिगड़ती है जिस डेट पे, डेट क्या लिखे हैं आप अभी दूसरी वाली, जून 19, हाँ, तो सितंबर वाली जो चीज स्टार्ट होती है 1941, इस दिन लिखिए जर्मनी अटैक्ड यूएसएसआर, जर्मनी ने यूएसएसआर पर अटैक कर दिया। यह वो दिन था। तो यूएसएसआर का मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई? एशिया की। अभी तक ये लड़ाई कहां लड़ी आ रही थी? यूरोप में, लेकिन अब इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी? एशिया आ गया इसमें। अब क्या हुआ? नेक्स्ट डेट में लिखिए मार्च 1942, मार्च 1942, नेक्स्ट है मार्च 1942, इसमें अटैक करता है जापान, किसके ऊपर? यूएसए के ऊपर। कोई मतलब नहीं था यूएसए का इन्वॉल्वमेंट, यूएसए चुपचाप देख रहा था, इनडायरेक्टली था। आपने सुना होगा एक वर्ड होता है प्रॉक्सी वॉर, जो छद्म युद्ध, जिसमें लड़ाई लड़ी नहीं जाती है, पीछे से बैकअप दिया जाता है, होता है प्रॉक्सी वॉर। यूएसए ध्यान रख रहा था, बट ये है जापान, दिख रहा, ये है आपका यूएसए। इसको इधर से मत देखना, यहां से मिसाइल यहां फेंकी थी, ऐसा नहीं था, इधर मारी थी, तो उधर से होकर के इधर की तरफ आएगी। यहां पर एक आइलैंड है हवाई आइलैंड, वहां पर एक इनका नेवल बेस था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। यही वो पर्ल हार्बर नेवल बेस था जिसको किसने उड़ा दिया था? जापान ने उड़ा दिया था। कोई लॉजिक नहीं था, कोई मतलब नहीं था इन्वॉल्वमेंट को लेकर के। वो युद्ध के लिए वो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इनडायरेक्टली मैंने बोला था वो रोकने की कोशिश कर रहा था इसके सपोर्ट के लिए, इस वाले सपोर्ट के लिए, ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किसका नहीं था? यूएस। में वर्ल्ड वॉर में समझना, यहां पे फिर मैं सिलेबस से उधर चला जाऊंगा। यहां पे अटैक होता है पर्ल हार्बर, किस डेट में? 42 में, ठीक है। और फिर तुमने सुना होगा कि यूएसए ने रिटेलिएट किया था किस पे? जापान में। कुछ याद आ रहा है? दो जगहों पे, कहां कहां? हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक। कुछ को समझ में आ रहा मोटा मोटी? ये आपका क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर की कहानी चल रही थी अप्रॉक्स। बट ये वर्ल्ड वॉर यहां नहीं पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर हमें कवर करना है वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उसको यहां नहीं पढ़ना है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो चीज, वो ये कि साहब इंडियन गवर्नमेंट से पूछे बिना या इंडियन लीडरशिप से पूछे बिना इंडियन आर्मी को वर्ल्ड वॉर में भेज दिया गया, ये हमको पसंद नहीं आया, इसलिए हमने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। बस यहां तक की कहानी लिखिए, लिखो। इन दिस वॉर यूके had a weak point. UK had a weak point due to its friends या ड्यू टू इट्स अलायंस, कुछ रीजन था यूके के पास। सो सुभाष चंद्र बोस सेड, सुभाष चंद्र बोस सेड, सुभाष चंद्र बोस सेड, it was a golden opportunity, it was a golden opportunity to start a movement against Britain. It was a golden opportunity to start a movement against Britain.
even even he started a movement called हॉलवेल मूवमेंट, लिख लीजिए हॉलवेल मूवमेंट। ये क्या था बेसिकली हॉलवेल? ये हॉलवेल जो आप देख रहे हैं, ये हॉलवेल नाम का एक मॉन्यूमेंट था। इस मॉन्यूमेंट को ब्रिटेन वालों ने सेटअप किया था। ब्रिटेन ने सेटअप किया था। कहां पे किया था? बंगाल में। क्यों किया था? तुमको अगर याद हो, ऑपरेशन याद है ब्लैक होल, ब्लैक होल ट्रेजेडी, वो किसके अगेंस्ट में थी? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थी ना। ब्रिटिशर्स को मार दिया गया था, कुछ याद है सारी कहानी? तो ब्रिटिशर्स ने अपने जो बंदे मरे थे उनकी याद में इस मॉन्यूमेंट्स को बनाया था, जिसको हॉलवेल नाम दिया गया था। समझ में आया? तो सुभाष चंद्र बोस ने और बाकी लोगों ने मिल करके इस हॉलवेल मॉन्यूमेंट को गिरा दिया। तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस लेके चल रहे थे क्या, कि एक नया मूवमेंट शुरू करो। बट गांधी जी थोड़ा सा भी वही याद है, लास्ट चांस देने वाली बात है। पीछे याद आ रहा कुछ? लास्ट चांस फोर्स में सीडीएम में भी गांधी ने क्या बोला था कि नहीं नहीं हम शुरू करते दांडी मार्च वाली। उससे पहले बोला था कि हमारी 11 डिमांड मान लो, आखिरी चांस देना चाहते थे, बट नहीं माने तो फिर उन्होंने दांडी मार्च किया। सेम यहाँ पे कहानी गांधी जी के पास जब जाएगा तो गांधी जी फिर लास्ट चांस देंगे। अभी होता है बुजुर्ग अवस्था वाली बात है और कुछ नहीं, लिख लो। अब आओ अप्रोचेस। अप्रोच दृष्टिकोण सबके कैसे कैसे हैं, अलग अलग लोग अप्रोच क्या लेके चलते हैं। अप्रोचेस में, इस अप्रोच में पहला अप्रोच आओ, वो अप्रोच है कांग्रेस। कांग्रेस का अप्रोच। यही अप्रोच को मैंने तुमको एक हेडिंग लिखवाई थी अगर याद हो तो, वर्धा कॉन्फ्रेंस याद है? वर्धा समिति मैंने शायद लिखा होगा ना, आप लोगों को दिया था उस दिन पढ़ाने के लिए, बताऊंगा कुछ याद आ रहा? तो वर्धा कॉन्फ्रेंस के नोट्स वोट्स नहीं है आपको, बस इसमें छोटा सा मैटर है तो आपको इसमें बता दिया था। वर्धा कॉन्फ्रेंस हेडिंग डालिए। वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, मीटिंग होती है, डेट है 10 से 14 सितंबर 1939, 10 to 14 सितंबर 1939, 10 to 14 सितंबर 1939 ये वर्धा कॉन्फ्रेंस है, ध्यान से 39। अब इसमें आइए, देखो सेम कहानी है, ध्यान से समझो। इसमें भी आपके दो व्यू निकले। एक व्यू निकला सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र देव, नरेंद्र देव, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, एक ये लोग थे। दूसरा व्यू निकला गांधी जी प्लस गांधी जी के साथ। ध्यान से व्यू क्या था? व्यू कुछ इस तरीके से था कि ये लोग चाहते थे कि इंडिया में क्या शुरू हो जाए, एक मूवमेंट गांधी जी क्या करें, शुरू करें। एक मूवमेंट अगर गांधी जी शुरू करेंगे मतलब क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन कहां पे है, युद्ध में फंसा हुआ है, तो ऑप्शन अच्छा है ना, तैयारी कर मतलब कर सकते हैं। गांधी जी मूवमेंट शुरू करने के प्रपोजल में नहीं थे। इसके पीछे का रीजन है, ये लोग किससे लड़ रहे हैं? ब्रिटेन वाले। ब्रिटेन वाले लोग किससे लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर में? हिटलर से। तो हिटलर क्या था? डिक्टेटर। तो लॉजिक बात है, एक बंदा डिक्टेटर को हटाने के लिए लड़ाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं उसके समय उसी के ऊपर अटैक कर दूं तो मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे आप? गांधी जी का व्यू समझ में आ रहा? बट लॉजिकली फिर बाद में समझाया गांधी जी को लोगों ने तसल्ली से बिठा करके कि जरा ध्यान से, आप पहले ये व्यू समझ में आ गया। हिटलर ब्रिटेन के ऊपर कैप्चर कर रहा है, तो ब्रिटेन हिटलर के अगेंस्ट में मूवमेंट चला रहा है। इस मूवमेंट में गांधी जी कह रहे थे क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी फंसा हुआ है, स्टक है एक पर्टिकुलर वॉर में, तो उस वॉर में हमें अभी हम इंडिया में मूवमेंट चला लेंगे तो उनको आर्मी वहां से वापस बुलानी पड़ेगी, तो ब्रिटेन हार जाएगा कि नहीं वर्ल्ड वॉर में। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसको दूसरे, ये व्यू समझ में गांधी जी का व्यू। इसी में पहले वालों ने क्या समझा, एक चीज बताओ जरा ध्यान से। गांधी जी, ब्रिटेन किससे लड़ रहा है? हिटलर से। हिटलर क्यों? क्योंकि अगर कल को हिटलर जीतेगा तो हिटलर ब्रिटेन को क्या बना लेगा अपनी। भाई लॉजिक के बाद इसका मतलब सीधी बात है, जो कॉलोनियल कल्चर है उसके अगेंस्ट में लड़ाई हो रही है। तो ब्रिटेन कह रहा है कि हिटलर अगर कल को जीत गया तो हमें अपनी कॉलोनी बना लेगा। तो ये चीज समझ में आई? हाँ समझ में आ गई। अच्छा, तो हम क्या हैं?
हम मतलब इंडिया क्या है, मतलब समझ रहे हो, ब्रिटेन यूके ये है इंडिया और ये है जर्मनी। जरा समझो, मतलब जर्मनी अगर अटैक करेगा तो इसकी कॉलोनी बनाएगा तो ये गलत बात, और ये इसकी कॉलोनी बना हुआ है तो सही बात है। हिसाब समझ में आ रहा है कि चीजों को लेकर के? तो ये प्रपोजल किसका था? इस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने जब समझाया तो गांधी जी इस बात को एग्री किए कि बात सही है, कायदे में जो चीज होनी थी, आप जिससे लड़ रहे हो वो बंदा वही है जो आपके साथ गलत करके बैठा हुआ है, और उसके साथ गलत हो रहा तो आप क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं गलत बात, इसके साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे भाई मूर्खी वाली बात होगी, नहीं होगी? फिर गांधी जी ने इस चीज को समझा, बोला कि नहीं ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू स्टार्ट अ मूवमेंट। बस एनीवे व्यू समझ में आया? तो पहला व्यू किसका हो गया? ये कांग्रेस का व्यू। दूसरा व्यू आओ, लीग, मुस्लिम लीग का व्यू क्या होगा? तो मुस्लिम लीग का व्यू लिख लो, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, और बट वही बात है, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है नया लैंड बनाने के लिए। नया लैंड समझ गए कौन सा? पाकिस्तान। इसीलिए लिखो मार्च 1940, सो इन मार्च 1940, मार्च 1940 में, सो इन मार्च 1940 लाहौर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड।